So, hello everyone, my dear students. Let us start the MCQs on machine design, unit number वन. यूनिट नंबर वन में हम लोगों ने थेरीज ऑफ फेल्योर पढ़ा है. उसमें से दो क्वेश्चन मुझे काफी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं. पहला क्वेश्चन है द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी इज यूज्ड फॉर. मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जो है कौन से मटेरियल के लिए हम लोग यूज करते हैं? ब्रिटल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, नॉन फेरस मटेरियल. So the maximum shear stress theory is best suited for ductile material. डक्टाइल मटेरियल के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जो है ये बेस्ट सुटेड. एंड सेकंड हमारे सिलेबस में है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी. तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी जैसे कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी हमने पढ़ा हुआ है टाउ मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एन और सिग्मा सी सिग्मा बी कुछ भी हो सकता है स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर. दिस इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी. ठीक है. मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी क्या है? सिग्मा मैक्स इट इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा बी सिग्मा सी या फिर सिग्मा टी प्लस अंडर रूट ऑफ सिग्मा बी सिग्मा सी या सिग्मा टी स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर. याद रखना है. ठीक है. एक्सप्रेशन भी पूछा जा सकता है तो दोनों चीजें हमने यूज की हुई है. तो शार्प को डिजाइन करते समय हमने मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी यूज किया है. But generally shaft is made up of a ductile material. तो बेस्ट सुटेड थ्योरी जो होती है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी किसके लिए होती है? डक्टाइल मटेरियल. मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी इज यूज फॉर और बेस्ट सुटेड फॉर. चलो ये भी आंसर आप लोग कर सकते हो. वेरी गुड. करेक्ट आंसर बी. वेरी गुड बेटा. करेक्ट आंसर है आपका ब्रिटल मटेरियल जैसे कि सी है कास्ट आयरन. कास्ट आयरन इज ए ब्रिटल मटेरियल है ना. माइल्ड स्टील एमएस इज ए डक्टाइल मटेरियल. तो माइल्ड स्टील के लिए जो है वो बेस्ट सुटेड थ्योरी है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी. और कास्ट आयरन के लिए मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी जो है वो बेस्ट सुटेड है. ओके. चलो यहाँ से अभी टर्न बकल और लीवर्स के ऊपर क्वेश्चन लूंगा मैं. मतलब यूनिट नंबर 2 जो है हमारा फिनिश हो जाएगा. ये भी आंसर कर सकते हो आप लोग. इन ए टर्न बकल इफ वन एंड ऑफ ए रॉड हैज अ लेफ्ट हैंड थ्रेड देन द अदर रॉड विल हैव. पहले को लेफ्ट हैंड है तो दूसरे को क्या होना चाहिए? वेरी गुड बेटा. करेक्ट है आंसर ये भी आपका. दैट इज राइट हैंडेड थ्रेड. अपोजिट थ्रेडेड होते हैं. अगर आपको पूछा कि पहले को राइट हैंडेड है तो दूसरे को लेफ्ट हैंड रहेगा. अगर पहले को लेफ्ट हैंड है तो दूसरे को राइट हैंड रहेगा. इस तरह से रॉड्स होते हैं हमारे. ये फर्स्ट रॉड, सेकंड रॉड. ठीक है. तो इन दोनों को अगर आप चेक करोगे तो ये अपोजिट थ्रेडेड होते हैं. अगर पहला अगर लेफ्ट हैंडेड है तो दूसरा राइट हैंडेड होगा. पहला अगर राइट हैंडेड है तो दूसरा लेफ्ट हैंडेड होगा. इस तरह से अपोजिट थ्रेडेड होते हैं. तो ये अपोजिट थ्रेडेड इसलिए होते हैं कि ताकि अगर हम लोग क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो एक तो दोनों शाफ्ट जो है पास में आना चाहिए, नहीं तो दोनों शाफ्ट जो है दूर जाना चाहिए एडजस्ट करने के लिए. तो टर्न बकल जो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? फॉर एडजस्टिंग द लेंथ बिटवीन टू शाफ्ट. दो शाफ्ट के बीच में अगर आपको लेंथ एडजस्ट करना है तो हम लोग इस तरह से टर्न बकल का यूज करते हैं. फिर यहाँ पे नट होता है. यहाँ पे होता है नट. दिस इज नट. नट डायमीटर. दिस इज कपलर. Okay, this is the sectional view. तो इसमें प्रोपोर्शन सारे याद होना चाहिए आपको. कैपिटल D1 कितना होता है, कैपिटल D2 कितना होता है, कैपिटल D कितना होता है. तो ये प्रोपोर्शन जरूर पूछे जाएंगे आपको एमसीक्यूज में. ठीक है. कि ये जो है ये इनसाइड डायमीटर जो है इसका कैपिटल D1 बोला था हमने इसे. जो ये आउटसाइड डायमीटर है इसे कैपिटल D2 बोला था हमने. ठीक है. तो ये यहाँ पे हमने लोड लगाया था इस तरह से. शाफ्ट शाफ्ट फेल हो सकता है अंडर टेंशन. कपलर रॉड फेल हो सकता है अंडर क्रशिंग शियर टेंशन.
तो ये सारी चीजें आपको डिजाइन प्रोसीजर में मिल जाएंगी। ओके, अभी फिलहाल मैं एमसीक्यू पढ़ा रहा हूँ, ये डिजाइन प्रोसीजर आपके पास में अवेलेबल है, वो पढ़ लेना। रोज एक यूनिट पढ़ना चाहिए आपको, एक यूनिट पावर का, एक यूनिट एमडी का। ठीक है, और एएमपी का जो है वो मैं सारे एमसीक्यूज अपलोड कर दूंगा, तो एमसीक्यूज पढ़ लेना, वो एमसीक्यूज पढ़ लेना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका होगा आंसर राइट हैंडेड थ्रेड। एक को अगर लेफ्ट हैंड है तो दूसरे को राइट हैंड, और पहला अगर राइट हैंड है तो दूसरे को लेफ्ट हैंड। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं अभी कुछ लीवर्स के ऊपर। मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ, मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ, ये क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहाँ पे आपको, क्वेश्चन है आपके पास में अवेलेबल। Mechanical advantage is the ratio of, mechanical advantage is the ratio of effort to load, यमे मैकेनिकल एडवांटेज मैकेनिक्स में पढ़ा है हमने, यमे मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड अपॉन एफर्ट। तो बताइए ट्रू है या फॉल्स, जो गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है आपको? यस, वेरी गुड बेटा, फॉल्स, उल्टा लिखा हुआ। तो पढ़ते समय ध्यान से पढ़ना है। मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट, चाहिए यहाँ पे एफर्ट टू लोड दिया हुआ है, दैट इज नथिंग बट अ फॉल्स। तो ये फॉल्स है, करेक्ट है आपका। नेक्स्ट, लीवरेज, लीवरेज इज द रेशियो ऑफ लोड आर्म टू एफर्ट आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवरेज इज द रेशियो ऑफ, लीवरेज इज द रेशियो ऑफ लोड आर्म टू एफर्ट आर्म, ट्रू और फॉल्स? यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस, ट्रू और फॉल्स। ट्रू नहीं बेटा, ये फॉल्स। लीवरेज इज द रेशियो ऑफ एफर्ट आर्म टू लोड आर्म, उल्टा है। उल्टा हो, ठीक है, उल्टा हो गया, तो ये भी फॉल्स है बेटा। ठीक है, ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट लग रहा है। लीवरेज इज द रेशियो ऑफ एफर्ट आर्म टू लोड आर्म होता है। ठीक है, लीवरेज की डेफिनेशन क्या होती है लिख लो, जिनके पास में अवेलेबल नहीं है लिख लो बेटा। लीवरेज, लीवरेज इज द रेशियो ऑफ एफर्ट आर्म टू द लोड आर्म। जिनके पास डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है लिख लो आप। चलो कैलसी ले लो, क्योंकि हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस जो है वो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। कैलसी ले लो सभी लोग। द डिस्टेंस, the distance between, the distance between, the distance between fulcrum and dead weight is 100 mm। तो चलो एक फुलक्रम ड्रॉ कर लेता हूं मैं, दैट इज नथिंग बट आवर फुलक्रम। ठीक है, एंड एक लोड आर्म एंड एफर्ट आर्म ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। दिस इज सपोज लोड आर्म। सो द डिस्टेंस बिटवीन द फुलक्रम एंड डेड वेट, एक वेट ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, दिस इज अज्यूम टू बी सपोज वेट, सी डब्ल्यू बोल देंगे हम लोग, वेट। दिस इज डब्ल्यू एंड दिस इज फुलक्रम। So we have given that the distance between the effort, oh sorry, fulcrum and the dead load, ये distance दिया हुआ है हमें। The distance between the fulcrum and the dead load is 100। इन दोनों में distance दिया हुआ है 100। Dead weight are of 2945.2, W दिया हुआ है। This is what W, dead load। An effort of 294.52 acts on the other hand, दूसरे हैंड पे, इधर क्या करना है आपको, दूसरे हैंड पे एफर्ट लगाना है इसको।
Okay, so that is our fulcrum. दूसरे एंड पे हमें एफर्ट लगाना है, तो एफर्ट कितना लगाना है? द डिस्टेंस बिटवीन द फुलक्रम एंड द अदर एंड ऑफ द लीवर। ओके, तो यहाँ पे एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको इस तरह से, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आप एफर्ट लगाओगे तभी जाके लोड लिफ्ट होगा, क्योंकि अदर हैंड बोला है। डेड वेट आर ऑफ 2945.2 न्यूटन एंड एफर्ट ऑफ 294.52 न्यूटन एक्स ऑन अदर हैंड। तो इस लोड का डायरेक्शन है डाउनवर्ड, इस लोड को आपको उठाना है, तो एफर्ट जो है इस डायरेक्शन में लगाना होगा, ताकि ये जो लोड है ये लिफ्ट हो जाए इस तरह से। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुलक्रम एंड द अदर एंड ऑफ द लीवर। तो अदर एंड जो है लीवर का और फुलक्रम का हमें डिस्टेंस क्या करना है, यहाँ पे निकालना है, क्वेश्चन मार्क। ये डिस्टेंस हमें निकालना है, इस डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं सपोज, बोल देंगे इसे L1, बोल देते हैं सपोज L2, ठीक है, एंड दिस इज फुलक्रम F। ये कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? बाय टेकिंग मोमेंट एट फुलक्रम। तो समेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट फुलक्रम F, समेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट फुलक्रम F कितना होना चाहिए? 0 फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट फुलक्रम मस्ट बी इक्वल टू 0। देखते हैं, तो फुलक्रम को देखो, ये फोर्स देखो, ये फोर्स कैसे जा रहा है? ये फोर्स जा रहा है फुलक्रम की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस पी फोर्स into fulcrum से डिस्टेंस, फोर्स into perpendicular distance is the nothing but the मोमेंट, एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू कौन से डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है? देखो डाउनवर्ड, क्लॉकवाइज जा रहा है फुलक्रम की तरफ, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, फोर्स इज डब्ल्यू इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L2। तो ये होना चाहिए इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपके पास में अवेलेबल क्या क्या है? L2 अवेलेबल है, वो 100, डब्ल्यू अवेलेबल है आपके पास, पी अवेलेबल है, यूनिट सेम होना चाहिए, दिस इज न्यूटन, दिस इज आल्सो न्यूटन, तो ये हमने mm में रखा हुआ है, तो L1 भी आपको mm में मिलेगा। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ L1, और इसको IMP कर दो, IMP कर दो, इस क्वेश्चन को IMP कर दो, एंड इस क्वेश्चन को भी आप लोग IMP कर दो, लीवरेज रेशियो। दोनों भी क्वेश्चन IMP लग रहे हैं मुझे, आ सकते हैं। लास्ट टाइम जो मशीन डिजाइन का एग्जाम हुआ था उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन थे, तो उस एक्सपीरियंस से, लास्ट टाइम जो पेपर हुआ उसके एक्सपीरियंस से मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, तो उसके आंसर आपको करना है। चलो बताइए। सो मेगा ने आंसर निकाला है 1000 mm। इज इट करेक्ट? मेगा टन में, यस, ओके। So according to mega and ton में this value becomes 1000 mm. Good. 1000 is the correct answer. No, 1000 is not a correct answer. Once again check, सभी लोग चेक कीजिए, 1000 ही आ रहा है क्या? चलो मैं खुद चेक करता हूँ कैलसी के ऊपर। माइनस पी, पी जो है इसका, पी है 9294.52, 294.52 into अल्फा एक्स प्लस लोड, लोड है 2945.2, 2945.2 लोड, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका 100, 100, so is equal to 0, so shift solve equal to कर देता हूँ, आंसर इज 1000, 1000 इज करेक्ट आंसर, योर आंसर इज करेक्ट, 1000 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ो, ये भी न्यूमेरिकली है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4 को। राइट एंगल बेल क्रैंक इज टू रेज अ लोड ऑफ 5 किलोन्यूटन। एक राइट एंगल बेल क्रैंक लीवर है। राइट एंगल बेल क्रैंक लीवर कैसे होता है? देखो, दिस इज फुलक्रम, ठीक है, ये हमारा फुलक्रम होता है, दिस इज द एफर्ट आर्म,
इज द लोड आर्म। कभी लोड आर्म ग्रेटर हो सकता है, कभी एफर्ट आर्म ग्रेटर हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम कंडीशन। मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ बिना प्रॉब्लम पड़े हुए, क्योंकि मुझे पता है कि बेल क्रैंक लीवर कैसे होता है। द लोड आर्म एंड एफर्ट आर्म आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस हिसाब से मैंने इसे ड्रॉ किया हुआ है। ओके, तो लोड जो है वो यहाँ पे होता है प्रेजेंट, एंड एफर्ट जो है इस डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है। So this is the load W and this is the effort P. Assume this is the L1 as a distance between the fulcrum and the load pin L1, and assume करते हैं हम लोग L2 with the distance between L2 को हम लोग distance assume कर लेते हैं between the effort pin and the fulcrum pin. ओके, ये होता है बेटा आपका fulcrum F, से बोल देते हैं L1, L1 L2 आपके हिसाब से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, so right angle bell crank is designed to raise a load of 5 kilonewton। तो लोड दिया हुआ है आपको 5 किलोन्यूटन। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आएंगे आपको लीवर के ऊपर। एट शॉर्ट आर्म whose लेंथ इज 100 mm। ये शॉर्ट है, डायग्राम में बाय मिस्टेक ये लॉन्ग दिख रहा है आपको, ये शॉर्ट आर्म है, ठीक है, 100 mm। शॉर्ट आर्म होना चाहिए, ये लॉन्ग आर्म होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे डायग्राम में हमारे ये लॉन्ग आर्म दिख रहा है, ये शॉर्ट आर्म, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम को पढ़ के डायग्राम नहीं बनाया था। तो एक अज्यूम कीजिए ये शॉर्टेस्ट आर्म एंड ये लॉन्गेस्ट आर्म। लॉन्गर आर्म ऑफ 500 mm, लॉन्गर आर्म जो है आपका वो है 500 mm, ठीक है, L2। कैलकुलेट द रिएक्शन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फल्क्रम। तो फल्क्रम पे रिएक्शन निकालना है, तो सभी को पता है फल्क्रम पे रिएक्शन कैसे निकालते हैं हम। हाउ टू फाइंड द रिएक्शन ऑन फल्क्रम, आरएफ। रिएक्शन ऑन फल्क्रम को क्या बोलते हैं हम लोग, आरएफ। तो हाउ टू फाइंड द रिएक्शन एट फल्क्रम, आरएफ। रिएक्शन एट फल्क्रम इज इक्वल टू आरएफ, which is equal to under root of p square plus w square, horizontal forces square plus vertical forces square is nothing but the resultant। तो हमारे पास w है बट p नहीं है, तो p निकालने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट फुलक्रम। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट फुलक्रम f and it must be equal to 0, always remember मोमेंट एट फुलक्रम must be equal to 0। तो ये p देखो, p कैसे जा रहा है फुलक्रम की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, इट इज माइनस p into 500, एंड w कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज, सो प्लस w, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव एंड क्लॉकवाइज पॉजिटिव। w है 5 किलो न्यूटन है, ठीक है, 5 इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 100। तो चलो सबसे पहले मुझे p की वैल्यू बताइए कितना आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, p कितना आ रहा है बेटा, p1 आ रहा है, ओके। न्यूटन में क्यों निकाल रहे हो आप, किलो न्यूटन में निकालो, क्योंकि ये किलो न्यूटन में है तो ये भी किलो न्यूटन में ही मिलेगा आपको, वन वन। तो किलो न्यूटन में मिलेगा आपको आंसर। अगर यहाँ पे ऑप्शन में न्यूटन होता तो फिर आप लोग न्यूटन में निकालते, ऑप्शन में कुछ दिया ही नहीं है, किलो न्यूटन में रख रहा हूँ मैं। तो पी जो है वो 1 मिला आपको, ओके, एंड जो डब्ल्यू है वो तो गिवन ही है 5। इस तरह से अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर होगा 25, 25 प्लस 1 26,
तो √26 अगर निकालेंगे हम लोग तो कैलसीबी मिल रहा है 5.09। तो 5.09 मतलब अप्रोक्सीमेटली 5.1। तो देखो आंसर परफेक्ट नहीं मिलेगा आपको, आपको ढूंढना पड़ेगा आपके आंसर के पास। आपके आंसर के पास जो वैल्यू है वो ढूंढना पड़ेगा आपको, आंसर एग्जैक्ट नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, आपके आंसर के पास में जो वैल्यू है वो ढूंढना है। तो यहाँ पे आंसर जो मिल रहा है आपको 5.09 मिल रहा है, 5.09। और पी और डब्ल्यू का यूनिट किलो न्यूटन है, तो आर का भी यूनिट जो है वो किलो न्यूटन ही होना चाहिए। ठीक है, तो 5.09 नहीं है तो फिर 5.1 को चूज करो। करेक्ट। तो इस तरह से आपको क्या करना है, नियरेस्ट आंसर को प्रेफरेंस देना है। चलो और एक प्रॉब्लम देता हूं मैं आपको, आपसे सॉल्व करवा के लूंगा मैं। चलो सॉल्व कीजिए। A right angle bell crank is to design a raise of or to design to raise a load of 5 kilonewton, यही। Short arm whose length is 100, यही। Longer arm again 500, यही। If the bearing pressure on the pin is 10 Newton per mm square and diameter of the pin is 20 mm, find the length of the pin। आपको लेंथ ऑफ पिन निकालना है। लेंथ ऑफ पिन निकालना है। अब यहाँ पे कौन सी पिन ये मेंशन नहीं किया हुआ है। देखो मैं पिन बता दूंगा आपको, पिन सिर्फ बोला तो आपको ये पिन डिजाइन करना चाहिए, कौन सा, फलक्रम पिन। तो फलक्रम पिन डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आरएफ निकालना होता है। तो आरएफ निकाल लिया हमने 5.09, यही वैल्यूज है सारे, सारे यही वैल्यूज है। तो पीबी 1 आएगा और आरएफ भी 5.09 आएगा। अब निकालना है पिन के ऊपर बेरिंग प्रेशर। तो पिन के ऊपर बेरिंग प्रेशर सभी को पता है, कैसे निकालते हैं हम लोग, बेरिंग प्रेशर ऑन पिन, दिस इज पिन, ये होती है आपकी फुलक्रम पिन इस तरह से। 3D व्यू बना रहा हूं मैं आपका। तो बेरिंग प्रेशर जो अवेलेबल होता है वो यहाँ पे होता है पिन के ऊपर। बेरिंग प्रेशर कैसे निकालेंगे, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ द फुलक्रम पिन। ओके, सो व्हाट इज द लोड ऑन फुलक्रम पिन, बेरिंग लोड। बेरिंग लोड इज इक्वल टू आर एफ। फुलक्रम पिन के ऊपर बेरिंग लोड होता है आर एफ, क्योंकि आपको लोड पिन एफर्ट पिन कुछ नहीं बोला है, तो फुलक्रम पिन डिजाइन करना। तो एरिया, बेरिंग एरिया क्या होगा इसका, रेक्टेंगुलर एरिया एल इंटू डी और डी इंटू एल। ओके, into bearing pressure। Okay, because bearing pressure is equal to bearing load upon bearing area, so bearing load is equal to bearing area into bearing pressure। तो bearing pressure जो है आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम में। और देखो बाय कोइंसिडेंटली आपको यहाँ पे जो है डायमीटर दिया हुआ है। अगर डायमीटर नहीं दिया होता तो क्या रखते आप, देखो लेंथ ऑफ फुलक्रम पिन इज इक्वल 25% ग्रेटर, मतलब 1.25 टाइम्स, 1.25 टाइम्स डी होता है। यहाँ पे आपको ये यूज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आर एफ निकाला हमने 5.09, दिस इज 5.09 किलो न्यूटन है। और यहाँ पे क्या है, न्यूटन। तो इस किलो न्यूटन को आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहिए, इनटू 10⁻³ बिकॉज राइट हैंड साइड में आपको न्यूटन और एमएम है। तो डायमीटर दिया हुआ है 20। इनकेस अगर डायमीटर दिया हुआ नहीं रहता तो फिर आप एल इक्वल टू 2.5 डी रख के पहले डी निकालते और उसके बाद में एल इज इक्वल टू 1.25 डी से एल निकाल देते। एल पता नहीं, एल निकालना है। और बेरिंग प्रेशर है 10। तो ये यूनिट देखना है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो इधर भी न्यूटन ही होना चाहिए। तो आप यहां से इजीली लेंथ निकाल सकते हैं। चलो ये प्रॉब्लम मैंने आपको दिया है सॉल्व करने के लिए। 25.5 अकॉर्डिंग टू गणेश इट इज 25.5। इज इट करेक्ट, चेक कीजिए सभी लोग, करेक्ट है या नहीं है। चेक करना है आपको। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी आप ही सॉल्व करो। 25.5।
देखो इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे आपको, ठीक है। आपको आरएफ निकालते आना चाहिए, आपको लेंथ निकालते आना चाहिए, आपको डी निकालते आना चाहिए, आपको अननोन पी या फिर डब्ल्यू तो वो निकालते आना चाहिए, मोमेंट लेना है। और चाहे एफर्ट पिन हो, चाहे लोड पिन हो, चाहे फलक्रम पिन हो, फॉर्मूला वही रहेगा, डी इंटू एल इंटू बेरिंग प्रेशर। बट लोड पिन है तो डब्ल्यू लेना है, एफर्ट पिन है तो पी लेना है, और अगर फलक्रम पिन है तो आर एफ लेना है। बस ये साइड चेंज होगी, ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वही हो रहेंगे, रेशियो भी वही रहेगा सभी की। ओके, right angle base tank lever is designed to raise a load of 5 kilonewton at short arm whose length is 100. Also, longer arm is 500 mm if the permissible bearing pressure on pin is 10 Newton per mm square and diameter is 20 mm. Find the shear stress in the pin. निकालना है, shear stress in the pin निकालना है। यहाँ पे आपको लेंथ निकालने के लिए नहीं बोला है, आपको shear stress बोला। शियर स्ट्रेस क्या होता है? शियर स्ट्रेस क्या होता है? शियर लोड अपॉन शियर एरिया। तो पिन का अगर फेल्यूर देखेंगे हम लोग अंडर शियर, तो शियर लोड कैसे होता है? द लोड विच इज एक्टिंग इन द circumferential direction, the load which is acting in the circumferential direction, that is nothing but the our which load? शियर लोड, जो लोड सरफेस पे एक्ट होता है। तो जब सरफेस पे एक्ट होगा सो द फेल्यूर विल बी लाइक दैट। जब सरफेस पे लोड एक्ट होगा, फेल्यूर देखो किस तरह से होंगी पिन हमारी, इस तरह से। तो मैंने डिजाइन में काफी अच्छे से पढ़ाया है आपको, वापस पढ़ाने की जरूरत नहीं है वैसे, फिर भी देख लो। ये होता है फेल्योर पोर्शन, इस तरह से पिन का फेल्योर होता है अंडर शियर। तो दिस साइड एंड दिस साइड आर अंडर शियर, दैट इज डबल शियर। फॉर्मूला क्या होगा पिन का? शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू शियर लोड। शियर लोड कौन सा है पिन के ऊपर? आर एफ, फलक्रम पिन के ऊपर, क्योंकि लोड पिन एपर पिन कुछ बोला नहीं तो फलक्रम पिन कंसिडर करना है। शियर फोर्स अपॉन शियर एरिया, so which area is under shear? Surface area. This surface area is nothing but the circular area. This is surface area. ये देखो सरफेस एरिया कैसा है इसका? सर्कुलर इस साइड से और सर्कुलर इस साइड से, सो सर्कल प्लस सर्कल ट्वाइस सर्कल, सो पाई बाय 4 डी स्क्वायर, ये हुआ एक सर्कल का एरिया, करेक्ट। और ट्वाइस ले रहा हूं मैं ताकि डबल शेयर है यहाँ पे। तो डायमीटर दिया हुआ आपको 20, आरएफ, आरएफ कैसे निकालना है? 500 एंड 500 का यूज करके सबसे पहले पी निकालो, पी आएगा आपका 1 किलो न्यूटन, वहां से आरएफ निकालो 5.09। तो आरएफ मिला आपको 5.09, बट ये दिया हुआ आपको किलो न्यूटन में, इसको सबसे पहले न्यूटन में कन्वर्ट करो। 5.09 इंटू 10 टू द पावर न्यूटन में कन्वर्ट करो इसे, एंड देन ट्वाइस 5/4 डी स्क्वायर। तो डायमीटर हमारे पास में अवेलेबल है 20। चलो सबसे पहले 20 स्क्वायर करके यहाँ पे टाउ निकालो। डायमीटर दिया नहीं रहता तो पहले डायमीटर निकालना है यहाँ से, बेयरिंग प्रेशर का यूज करके। डायमीटर जो है यहाँ पे निकालना है, 1.25 डी रखना है एल की जगह पे, बेयरिंग प्रेशर और आरएफ रख के यहाँ से पहले डायमीटर निकालो। डायमीटर निकालने के बाद में डायमीटर रख के यहाँ से टाउ निकालो। अब यहाँ पे तो डायमीटर रेडीमेड दिया हुआ है तो थोड़ा एफर्ट कम लगेगा। इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे आपको जिसमें एफर्ट थोड़ा सा कम लगेगा। सो 8.10 आ रहा है आंसर। सो 8.10 तो हमारे में इसमें नहीं है ऑप्शन में, तो नियरेस्ट है 8.12। दिस शुड बी योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज VVIMP क्वेश्चन। मार्क VVIMP, मार्क VVIMP क्वेश्चन। दिस इज VVIMP क्वेश्चन। हाउ मेनी क्लासेस ऑफ लीवर्स आर देयर? कितने क्लासेस होते हैं? ये मैंने पढ़ाया आपको डिटेल। तो क्लासेस कौन से होते हैं? पहला क्लास फलक्रम होता है इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट। फलक्रम होता है इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट। दिस इज एफर्ट, दिस इज लोड। तो फलक्रम इज इन बिटवीन एफर्ट एंड लोड, ये फर्स्ट होता है। तो ये हुआ एफर्ट या फिर लोड,
This is effort P and this is fulcrum. इसमें क्या देख रहे हो आप लोग? The effort is in between load and fulcrum. And third होता है the load is in between effort and fulcrum. So these are the three classes, 1, 2 and 3. So these are the three classes, 1, 2 and 3. तो ये 3 क्लासेस होते हैं. कितने क्लासेस होते हैं लीवर्स के? देयर आर 3 क्लासेस, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3. ठीक है, ये क्वेश्चन को वीवीआईएमपी करके रख दो. इस क्वेश्चन को आप वीवीआईएमपी करके रख दो. देयर आर 3 क्लासेस. वेरी गुड बेटा, करेक्ट. चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल पूछता हूं, आपको बताना है इसमें से कौन सा क्लास है. आपको बताना है इनमें से कौन सा क्लास है. चलो क्वेश्चन है आपके पास में. अ बॉटल ओपनर. बॉटल ओपनर सभी को पता है कैसे होता है. ओपनर हमारा जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यूज करते हैं ना ओपन करने के लिए. सपोज अज्यूम कीजिए दिस इज बॉटल. दिस इज द ओपनर. एफर्ट आप यहाँ पे लगाते हो, एफर्ट एंड पे लगाते हो तो ओपन करने के लिए. तो बॉटल ओपनर बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ द लीवर? एफर्ट इज इन द मिडल. एफर्ट इज इन द मिडल. फुलक्रम इज इन द मिडल. रेजिस्टेंस इन द मिडल. नन ऑफ द मेंशन. बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हम्म. यस, योर आंसर्स आर बी, फुलक्रम इन द मिडल. वो ऑप्शन बोल रहे बी. ओके, बी 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 बी. So your answer is wrong. Resistance in the middle. Because ये होता है फलक्रम आपका, जिसे फिक्स करते हैं हम लोग हमारे बॉटल के नॉब के ऊपर, इसे बोलेंगे फलक्रम. एंड लोड प्रेजेंट होता है यहाँ पे बीच में आपके, रेजिस्टेंस यहाँ पे. और एफर्ट लगाते हैं एंड को आप, तो रेजिस्टेंस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन द मिडल. रेजिस्टेंस इन द मिडल. देखो आप लोग बहुत सारे आंसर गलत कर रहे हो. ओके, बहुत सारे आंसर्स आप लोग गलत कर रहे हो. ठीक है, समझ में आया? इसमें डाउट है कुछ? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो आप. क्यू, वाई, वैसे तो मैं रीजन दे ही रहा हूँ आपको डायग्राम से. एक डायग्राम जब ड्रॉ करता हूँ तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है. ओके, तो फलक्रम कैन बी लोकेटेड एट वन एंड ऑफ द लीवर, ट्रू और फॉल्स? फलक्रम जो है हम लोग एक एंड पे लगा सकते हैं. इट इज ट्रू और फॉल्स? दिस इज फलक्रम एट द एंड लगा सकते हैं. यस, इट इज ट्रू. फलक्रम एंड को लगा सकते हैं. इट इज ट्रू. यस. ओके, so these are the question depending upon the unit number 2. यूनिट नंबर 2 के लिए आपको इतने सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है. लीवर्स, लीवर्स के ऊपर प्रॉब्लम एक कंपलसरी आएगा, कंपलसरी बेल क्रैंक लीवर के ऊपर. उसके बाद में टर्न बकल में ये याद रखना है. उसके बाद में इसके रिलेशंस, V1 कितना होता है, V2 कितना होता है, लेंथ कितना होता है, लेंथ ऑफ कपलर नट, लेंथ ऑफ कपलर नट कितना होता है, डायमीटर ऑफ कपलर कितना होता है, कैपिटल डी. ये सारी चीजें आपको प्रोपोर्शन याद रखनी है. उसके बाद में थेरीज ऑफ फेल्योर पढ़ा हमने. नकल जॉइंट, क्वार्टर जॉइंट. ओके, नकल जॉइंट. उसके बाद में क्वार्टर जॉइंट. क्वार्टर जॉइंट में स्पिन का, सॉरी, क्वार्टर का फेल्योर का, डबल शेयर का प्रॉब्लम आ सकता है.
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में उसके सारे फॉर्मूलेज, क्रशिंग, शेयर, सारी चीजें। उसके बाद में प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल प्लेन में जो थेरीज ऑफ फेल्यूर्स है वो, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, ओके। उसके बाद में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन द मटेरियल। ये सारे जो मैंने एमसीक्यूज लिए आपको, ये सारे याद रखना है। उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडीज, हार्डनेस, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, प्रोपोर्शनल लिमिट, ये सारी चीजें आपको याद। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 2 के एमसीक्यूज खत्म होते हैं। कल स्टार्ट करेंगे हम लोग यूनिट नंबर 3 के एमसीक्यूज, दैट इज शार्प कीज एंड कपलिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइव लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे